हाँ जी, जितने भी बच्चे अभी जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में जो मैंने आपको दी थी वो अवेलेबल नहीं होंगे, जिसमें से एक चैप्टर टीडीएस टीसीएस का भी है। तो ये जो टीडीएस टीसीएस का चैप्टर है, इसके पूरे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जो भी एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम में, वो बहुत शॉर्ट और बहुत जल्दी तरीके से अभी मैं आपके लिए डाल देता हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब है और बोलने में थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए क्या नाम है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं रुकना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए, क्या नाम है, और एग्जाम बहुत पास है आपके। तो टीडीएस और टीसीएस के जो स्टडी मैट के सॉल्यूशंस है वो जस्ट अभी आप देखेंगे। एक सप्लाई चैप्टर है, लेकिन उसके लिए जो लेक्चर है वो अराउंड 1 घंटे का है। अगर आप बोलोगे कि सर हमारे पास 1 घंटे है, बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं है और चैप्टर भी बड़ा है, तो मैं वो डाल दूंगा। अगर आप बोलोगे नहीं सर इतना बड़ा नहीं देखेंगे, इससे अच्छा हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव है, तो आप वो कर लीजिएगा। जैसे आपको अच्छा लगे आप मुझे बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्वेश्चन आंसर वगैरह सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन पे आगे खत्म हो गया टीसीएस बस। मिस्टर एक्स एक सप्लायर है सेलिंग हिज ओन प्रोडक्ट्स थ्रू अ वेबसाइट होस्टेड बाय हिम। खत्म हो गई बात। क्या खत्म? टीसीएस नहीं लगेगा बस। डज ही फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर? क्या उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोलेंगे? जी हाँ। वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस ऑन सच सप्लाई? नो। बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर आते हैं 2 पे। इफ मिस्टर ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, मैं हूं मिस्टर ए, मैंने बहुत सारे वेंडर्स से सामान खरीदा परचेज कर लिया, ठीक है। एंड इन टर्न मिस्टर ए सेलिंग देम ऑन हिज ओन वेबसाइट अंडर ओन बिलिंग, और मैं अपनी वेबसाइट, क्या टीसीएस लगे? मेरा अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का मन हुआ ना, मैं पूरी कहानी बनाऊंगा, जैसे बच्चे को लगेगा नहीं लगेगा। मैं बोलूंगा मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हूँ, नाम मेरा अमेजॉन है। नहीं, नाम मेरा अमेजॉन है। सुनो, एक व्यक्ति है, उसका नाम राजेंद्र है, वो रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो रजिस्टर्ड सप्लायर, और एक कस्टमर है जो मुझे क्या करता है, बिल देता है, मुझे ऑर्डर प्लेस करता है, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। लेकिन लास्ट में बोल दूंगा जो अमेजोन है ना वो अपने नाम पे बिल कर रहा है। नहीं लगेगा? क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। और उसमें अमाउंट भी डालूंगा 2,60,000 इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। बच्चा क्या करेगा बताओ? डिवाइड बाय 18%, 118%। हाँ, अरे भाई अमाउंट डालो तो देखेंगे ना, तो डाल देनी गधे हैं तो तुम डाल के तो बच्चे को कोई हिंट तो देखो, बच्चा पकड़ के आगे पहुंच जाता है वहां से, तुरंत बताएगा देखो अमाउंट जो है 2.5 लाख से कम है, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सब लिखने लगेगा, बस पहुंच गया आगे। भाई वापस आ जा, पेपर है तेरा, टीसीएस पूछा तो तुझसे कुछ भी लिख दो पेपर में। बच्चा इतने प्रेशर में होता है, इतने चैप्टर रिवाइज करके आया होता है, उसे कुछ भी याद, हाँ पढ़ा तो था, कितनी अमाउंट थी, कितनी अमाउंट थी। हाँ, मैं कह रहा हूं इसमें अगर लिख देना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने 2 लॉट रिसीव कर लिए हैं, तीसरा लॉट अभी आना बाकी है, कहेंगे नो आईटीसी, नो टीसीएस, नो टीसीएस बिकॉज थर्ड लॉट इज येट टू बी रिसीव्ड। हाँ, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट अभी उतने मतलब निर्दयी भाव से नहीं बनाता है अभी पेपर, नॉर्मली सिंपली पेपर बना। बच्चे कहते हैं हम ही गधे हैं, तुम बनाओ तो सही एक बार है ना। Is TCS required to be collected on such supplies? No. हाँ जी, नहीं लीक तो सिर्फ पेपर में ही होती है भाई, आंसर शीट में। अच्छा, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी ठीक है। अगर ऐसे हमसे इंस्पायर होने लगे तो बस कॉपी तो ढंग से चेक करेंगे, लेकिन फिर सपोज अ सर्टेन प्रोडक्ट इज सोल्ड एट कितने, 1120। क्या ये 1120 2.5 लाख से ज़्यादा है या 2.5 लाख से कम है? जी, इंक्लूडिंग जीएसटी है, इसका मतलब इससे भी कम हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई थ्रू एन ऑपरेटर बाय अ सप्लायर। अब बच्चे कहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहाँ लिखा है? इट इज इम्प्लाइड कि वो किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की बात कर रहा है, ठीक है। द ऑपरेटर वुड कलेक्ट टैक्स एट द रेट 11% ऑफ द वैल्यू 10 इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। भाई 12% लगाया उन्होंने,
कुछ कुछ सप्लाई से 12% भी लगता है। क्या मैंने आपको बताया कि तब तक अज्यूम मत करना जब तक रेट ना दिया जाए? जब तक रेट ना दिया जाए तब अज्यूम करना। अगर रेट दिया है 12%, क्या 12% का क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको? हाँ ठीक, हाँ जी 12%, हाँ ये रहा देखो 12%, ठीक है। बाकी ऐसा सच मुझे इस चैप्टर को इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ाने की कोई मज़ा नहीं आएगा। हाँ बना दी, देखो यदि सुंदर सी पीडीएफ ये खत्म। लेकिन 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 हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले आईसीआई वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आईसीआई ने एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाया कि हाँ हम ऐसे क्वेश्चन देखें पूछने वाले हैं तुमसे। टीडीएस के क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको बहुत सारे, कहीं लिखा है इन्होंने ऐसे टीडीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? नहीं, बस लिख दिए 5 तरीके क्वेश्चन है, बच्चा सोचेगा हाँ हाँ एप्लीकेबिलिटी है। इस बार तो पहली बार आ रहा है, हमने मई 18 के पेपर देखे हुए, बड़े आसान पेपर थे, ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन देंगे टीडीएस टीसीएस के, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सप्लायर है, रिसिपिएंट है, कहाँ सप्लाई है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वेदर रेट ऑफ 1% नोटिफाइड अंडर सेक्शन 52 इज सीजीएसटी और एसजीएसटी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बताइए क्या है ये जो रेट है 1% का नोटिफाइड सेक्शन 52, दो ही सेक्शन है, 51 टीडीएस का, 52 टीसीएस का। तो क्या टीसीएस में कॉम्बिनेशन है या अलग अलग है? टोटल मिला के एक है। टीसीएस में पूछा है ना, सेक्शन 52 किसका है? इज एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर? क्या हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को एक्चुअल जो सप्लायर है उसके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत है? नो, ओनली एंड ओनली व्हेन द सप्लायर इज बिलिंग द गुड्स ऑन हिज ओन नेम एंड अमाउंट, ये जो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या फिर रिसीव्ड बाय द सप्लायर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एंड सप्लायर रजिस्टर। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसका आंसर कर सकते हैं। टीसीएस से मेरे हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्टेट वेदर द प्रोविजन pertaining to tax collected at source under section 52 will be applicable if Fitan Limited sell watch on its through its own website। पहली चीज, क्या फितान इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है? यस, उस नॉलेज को हम झलका के आएंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। दूसरी चीज, क्या ये रिक्वायर्ड है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए? नहीं, ये टीसीएस कलेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। कारण क्या है इसका? क्योंकि बिलिंग जो है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर जो है इन्वॉल्व है ही नहीं। क्या ये केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं? ठीक है। देयर इज नो ओनस ऑफ फाइलिंग एनी मंथली और एनुअल स्टेटमेंट बाय द इको, एग्जामिन द टेक्निकल वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग द, ये हम थ्योरेटिकल में एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन 10 तारीख तक आपको देना ही पड़ता है। ये आपको हमने पेमेंट की डेट तो बता रखी है, ठीक। स्टेट वेदर प्रोविजन पर्टेनिंग टू टैक्स कलेक्टेड सो अंडर सेक्शन 52 विल बी एप्लीकेबल, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया, केस आगे दिया गया। इफ एबीसी लिमिटेड हु इज द डीलर ऑफ रॉयल ब्रांड सेल्स वॉचेस थ्रू फ्लिपकार्ट, ऐसा कुछ है ना, एक वॉच है ना, वॉच का ब्रांड है, हाँ रॉयल नहीं है, कुछ और है, रोलेक्स है, रोलेक्स है, और ये क्या है? फ्लिपकार्ट। कह रहे फ्लिपकार्ट, बताओ एन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर। बताइए क्या जरूरत पड़ेगी या नहीं? पढ़ो आप पहले क्वेश्चन को। यस, क्या आपकी अजम्पशन बिल्कुल सही होगी कि ये जो सप्लायर है वो खुद के ही नाम पे बेच रहा है और प्लस अमाउंट भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही रिसीव हो रही है? अगर मैं अमेजोन पे आज कोई ऑर्डर प्लेस करूं तो मैं अमेजोन को पेमेंट करता हूं, पता होना चाहिए ये बात आपको। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो क्या इसमें टीसीएस लगेगा? यस। आपको सिर्फ कौन सा आंसर पढ़ना है बताओ इन पांचों में से? सारे मारो पकड़ के नालायक, सारे आंसर पढ़ने हैं इसके। कैसे लिखना है? फोर्थ अलग से पढ़ेंगे प्रोविजन के लिए, इनके आंसर नहीं पढ़ेंगे, बस यस नो। जो जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उस पर हम टिक लगा लेंगे।
दो पार्ट है लेकिन इसके, अगर फितान अपनी वॉच बेच रहा है खुद की वेबसाइट पे या फिर थ्रू फ्लिपकार्ट, तो किस पे लगेगा बताओ? TCS इस पे तो नहीं लगेगा, लेकिन TCS इस पे लग जाएगा। ठीक है, हाँ ये स्टेटमेंट का है। A is an electronic commerce operator supplying goods through its electronic खुद ही इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे है और खुद ही बेच रहा है गुड्स इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट। द गुड्स बिलोंग टू मिस्टर B, द कंसिडरेशन फ्रॉम सच सप्लाई इज रिसीव्ड बाय A एंड रेमिटेड टू B एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। आगे, A requires your help in arriving at the rate at which the tax shall be collected from the amount which is received by the agent against the supplier। जल्दी से बताइए फटाफट से। वो तो आंसर आ जाएगा, लिख देंगे दोबारा। जैसे मारुति का एक वो है एजेंट रोहन मोटर्स, तो बिल मारुति का बनता है, रोहन मोटर्स का। सेल किसकी है? रोहन मोटर्स की। तो वो एजेंट की तरह डील कर रहा है। एजेंट का मतलब पहले वो अपने एजेंट को देगा और एजेंट अपने नाम पे बेचेगा। क्या इस एजेंसी वाले केस में TCS लगेगा? नहीं, अपने नाम पे बेचता है। एजेंट का मतलब ही क्या है? वो रजिस्टर्ड है और अपने नाम से बेच रहा है। क्या ये बात समझ में है? तो TCS नहीं लगेगा। ठीक, पूरा करके दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। There are cases where ECO does not provide invoice solution to the seller. In such cases, invoice is generated by the seller and received by the buyer without electronic ECO getting to know about it. The payment flows through ECO. In such cases, on what value TCS should be? चलो ये तो आपके वैल्यू वाला क्वेश्चन तो है नहीं। 14th बताओ। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो बस आप, CM में भी आया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट केसेस योर एक्सपर्ट एडवाइस। किसकी एक्सपर्ट एडवाइस? आप लोगों की, है ना। विद एप्रोप्रिएट रीजनिंग, लॉजिकल माइंड, रैशनली आपको ये आंसर देना है। इज सॉर्ट ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ व्हाट? कॉम्बो पकड़ो आप क्वेश्चन का। TDS का भी क्वेश्चन है और TCS का भी क्वेश्चन। अब देखते हैं कि क्या तुम अपने दिमाग को सेंटर में रख पाते हो या नहीं। प्रोविजन जो है सेक्ट के हैं, यू आर शेल ऑल्सो क्वांटिफाई द अमाउंट। देखो जरा ध्यान से, आधे बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। इधर देख लो क्या बोला है उसने, ऑल्सो क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ TDS, मतलब अमाउंट भी बतानी है उसकी। ठीक है, इफ द सेम इज एप्लीकेबल। अब क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। टॉप फैशन एक डिजाइनर है, क्लोथर डीलर एंड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या मुझे बना लेना चाहिए साथ साथ में? एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, क्या चीज? सुनो सुनो, रजिस्टर्ड सप्लायर है कहां पर? वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है। ठीक है। अफेक्टेड सप्लाई थ्रू किसके? क्विक डील, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर है। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इंट्रा स्टेट सप्लाई, खुद ही बता दिया उससे सप्लाई का नेचर क्या है, इंट्रा स्टेट। अफेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 कितना है? 1,50,000। क्या इस पे TCS लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अब आते हैं सवाल पे, लगेगा तो सही, चलो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेट क्या लगाऊं? CGST प्लस SGST का मिलाकर कितना लगेगा? 0.5 और 0.5 कितना है? तो 750 और 750 CGST और SGST दोनों का लगेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है। मैसर्स सुपर बिल्डर्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर कहां पर है? तमिलनाडु। वाज अवॉर्डेड अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब बिल्डर अलग है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज अलग है, बाय गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु अमाउंटिंग टू रुपीज। वो कहाँ का है ये बताओ? तमिलनाडु का। गवर्नमेंट भी कहाँ की है? तमिलनाडु की। इसका मतलब वो वाला केस तो नहीं है ना इसमें कि कोई सप्लायर है, कहीं प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो इसमें TDS लग रहा है या TCS लग रहा है ये बताओ। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ना आ जाए, किसके प्रोविजन लगेंगे? TDS के। अमाउंट कितने की है? 4,30,000। एक्सक्लूडिंग है या इंक्लूडिंग है?
ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई कितना है 1 लाख। इसका मतलब इस 4,30,000 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा कितना 1 लाख। जब मैं इस 1 लाख को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 3,30,000। उसके बाद वेस्ट बंगाल में उसी वाले में है तो क्या लगाऊंगा 9% और कितना हो जाएगा 118%। या फिर इसे अलग रखूं, ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है क्योंकि वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई मुझे निकाल के दी है तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो हो ही नहीं सकती। अजम्पशन कैसे गलत होगी समझ में आ जाएगा आपको। 3,30,000 है, अब मैं इस पे क्या लगाऊं बताओ 1% क्या ये बात समझ में आई। 1% टीडीएस लगेगा टीसीएस लगेगा। टीडीएस कितने परसेंट 1% प्लस 1% निकाल के बताओ जरा कितना 3,300 और 3,300 का सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो एक टीडीएस का क्वेश्चन हो गया और एक टीसीएस का। अब देखते हैं ये तीसरा वाला क्वेश्चन किस चीज़ का है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। क्वेश्चन पढ़ लो जरा ध्यान से, मन में पढ़ना है। जूम आउट कर दो, ये जूम इन कर देंगे, आउट क्यों करना है। क्वेश्चन पढ़ लो। चैप्टर का ही नहीं है। आप बताओ, डिस्कस नहीं करना बिल्कुल भी, जो भी लग रहा होगा। टीडीएस लग रहा है कितने परसेंट लगेगा इंट्रा के हिसाब से इंटर के हिसाब से। इंटर क्यों नहीं लगेगा आप बताओ। मना तो कर दिया ना बहती गंगा में। हाँ अभी बताओ लगेगा या नहीं लगेगा, सवाल ये है। पढ़ लो आराम से। आप बताइए, अब तो मना कर दिया ना तुमने, अब क्यों पढ़ रहे हो। बहती गंगा है ना। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कुछ बच्चे तो पक्का पक्का पिटने वाले हैं। हाँ जी सुनो, टेस्टी केटर्स सुनो जरा ध्यान से। टेस्टी केटर्स क्या कर रहे हैं, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है इधर। रजिस्टर्ड सप्लायर कहाँ का है, केरला का। आपके पास 50 क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आलस करना है आपको इसे लिखने के लिए। मेरा जो सप्लायर है वो कहाँ का है, केरला का। केरला में रजिस्टर्ड है। मैंने कहा अच्छा। प्रोवाइडिंग केटरिंग सर्विसेज इन कोची। कोची कहाँ पर है, केरला में। इसका मतलब जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी कहाँ पर है, केरला। क्या दोनों एक ही स्टेट में है। बहुत बढ़िया। अब सर्विसेज किसको पता चल जाए, गवर्नमेंट है। कहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक। आंध्र प्रदेश केरला से अलग है या सेम है, बहुत बढ़िया। उतना अलग है कम से कम। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। अब हमें निकिता जी समझाएंगी कि टीडीएस कैसे लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। कौन किससे जी, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है। अच्छा तो टीडीएस में प्रोविजन क्या था, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई से मैच करना चाहिए रिसिपिएंट का प्लेस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस हाँ इवेंट वाले में था बस, ये इसमें नहीं था बिल्कुल भी। समझ में आया नहीं है, लगेगा या नहीं लगेगा ये बताओ। कौन कौन कह रहा नहीं लगेगा ये बताओ पहले। रुक जाओ, कौन कौन कह रहा है नहीं लगेगा ये बताओ पहले। आप कह रहे हो नहीं लगेगा, आप कह रहे हो नहीं लगेगा, आप कह रहे हो नहीं लगेगा, आप क्या कह रहे हो। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा।
नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा उसमें क्या। हाँ मैंने पूछ लिया ना दोबारा, तो आप सोच रहा था ये आंसर लॉजिक पे देते नहीं है, मेरे पूछने के तरीके पे जिंदगी जी रहे हैं बस। प्रोविजन सब ऐसी तैसी तेल लेने गए, कह रहे तुमने पूछा कैसे, अच्छा उसने हाँ बोला था, तुमने गुस्से से पूछा था, ना 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 ना। भाई पेपर में आके मैं पूछूंगा नहीं, बताओ इसमें क्या लगेगा, खुद ही पढ़ना है तुम्हें। पहले वाले में 750 का लगेगा, टीसीएस लगेगा। दूसरे वाले में 3300 का लगेगा, टीडीएस लगेगा। और तीसरे वाले में क्या लगेगा, इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट ऑल्दो द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2.5 लाख। इसका मतलब उसने नॉलेज भी झलका दी, भले ही वैल्यू जो है 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन फिर भी टीसीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। टीडीएस सॉरी, क्या ये बात समझ में आती है? पक्का टीसीएस क्यों नहीं आएगा इसमें बताओ जरा, इसी में 1 मिनट। क्योंकि टीसीएस में तो अमाउंट की लिमिट भी नहीं है, अलग। वही तो बोला कैसे, जी इसमें कहीं भी कौन नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, और खाली ई को नहीं ढूंढना है आपको, खाली ऑपरेटर भी लिखा है तब भी उसका मतलब यही है। यह हमारे टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन समाप्त होते हैं। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन की पीडीएफ दी है उनमें से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। थियोरेटिकली 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बताइए कब टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता या फिर कब टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता, वो मैं लिख के दूंगा आपको। थियोरेटिकल आंसर क्या, स्टडीमेट के आंसर 4th रह गया। ये जो स्टेटमेंट है वही तो कह रहा था रिटर्न फाइल करने की, कि कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है उसको। यही तो क्वेश्चन था कि भाई टीसीएस वाले को कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट हैज टू बी फाइल्ड बाय द इको कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ किसकी, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफेक्टेड थ्रू इट, जो उसके थ्रू गई है आउटवर्ड सप्लाई। द सप्लायर रिटर्न थ्रू इट एंड अमाउंट कलेक्टेड जो टीसीएस की है उसे जमा कर देंगे 10 दिन के अंदर अंदर। पूरी डिटेल देनी है आपको, आपके थ्रू कौन से सप्लायर की कितनी सप्लाई गई ये आप अपनी रिटर्न में बताएंगे, और जो भी टीसीएस का पैसा 10 दिन के अंदर अगले महीने की जमा कर देंगे। हाँ इसके ऊपर एप्लीकेबल कर देंगे, लेकिन लिखा नहीं है बस यहाँ पर, तो हम क्यों करें ऐसा, है ना। एडिशनली इको इज ऑल्सो मैंडेटेड, एनुअल रिटर्न भी फाइल करेंगे, वो तो सबको पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की एनुअल रिटर्न, सभी की एनुअल रिटर्न कब तक फाइल होती है? बस कमिश्नर हैज़ बीन एम्पावर्ड टू एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर द फंड, ये आप ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, ये रहने दीजिए। बस इतना लिखना है आपको कि भाई साहब वो अपनी जैसी नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं वो बताएंगे कि किस इलेक्ट्रॉनिक और किस रजिस्टर्ड सप्लायर की आपके थ्रू सप्लाई गई है, प्लस जो भी टीसीएस कलेक्ट हुआ उसे अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराएंगे, और पूरे साल का ब्यौरा तो देंगे ही एनुअल रिटर्न का 31 दिसंबर से। इतनी बात आपको लिखनी है इसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपके पास है, पीडीएफ अभी दे दूंगा मैं आपको। 2 ही क्वेश्चन है थ्योरेटिकल जो पूछे जा सकते हैं, मेरे हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए कब कब टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, या बताइए कब कब टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जितने भी केसेस है उसे फॉर्मल तरीके से मुझे आपको लिख के देना है कि 4 से 5 लाइन में ही आपको इसका आंसर लिखना है, वो मैं लिख के दूंगा आपको। क्या ये बात समझ में? बाकी चैप्टर मेरी साइड से हो चुके हैं ख़त्म। कल एक रख लें या रहने दें, आखिरी क्लास में बच्चों की मानता हूँ, जैसा बच्चे बोलेंगे वैसा करेंगे। एक बच्चा कह रहा है रख लो, आपसे पूछूंगा। हाँ जी दे दो, ये कहते हैं एहसान। आप बताइए सर लेना चाहिए या नहीं? अभिषेक जी बिल्कुल स्ट्रेटजी से चलते हैं, तो अभिषेक जैसा बोलेगा मैं वैसा करूँगा। क्या स्ट्रेटजी बताएंगे टीचर? अभिषेक की स्ट्रेटजी से चलेंगे। कब होगा? कल? क्या नहीं आप क्या इसके साथ हो तुम? ओहो दिक्कत। जैसा मन करे आपका है मेरा। हाँ तो कल टेस्ट होगा टीडीएस और टीसीएस दोनों का। क्या ये बात समझ में आती है? आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। ये आपकी जीएसटी की आखिरी क्लास थी। अगले कौन से सब्जेक्ट में पता नहीं कब मिलेंगे भगवान जाने। ठीक है बंद कर दीजिए।